नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, जीके जीएस के रामबन का सीरीज। जी हाँ, ये आपके एग्जाम के लिए रामबन साबित हो सकता है। इसका हम 47वां नंबर लेक्चर लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को, जो कि आने वाले एग्जाम जैसे कि रेलवे, एसएससी और अदर एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम इसको टीसीएस स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। और देखिए, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 701 है। जी हाँ, 701 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि किस एग्जाम में पूछा गया यहाँ पर लिखा होता है। तो देखिए, डीडीए एएसओ स्टेज 2 एग्जाम में पूछा गया था। 28 सितंबर 2024 को एग्जाम हुआ था, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र प्रसिद्ध संगीतकार अमजद अली खान द्वारा बजाया जाता है। जी हाँ, जो संगीत वाद्य यंत्र है वो संगीतकार अमजद अली खान। तो ये नाम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये सरोद वादक हैं। जी हाँ, सरोद वादक हैं अमजद अली खान। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा, सरोद वादक हैं अमजद अली खान। अब देखिए, कुछ और नाम जो है इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अमजद अली खान तो आपको पता चल गया। उसके बाद है एक अली अकबर खान। जी हाँ, मिलता जुलता है, अली अकबर खान। अली अकबर खान और इनके शिष्य हुए हैं, इनके शिष्य ध्यान रखिएगा, इनके शिष्य कौन थे? राजीव तारानाथ। राजीव तारानाथ, इनका निधन जो है 2024 में ही हो चुका है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो 3 नाम आपको सरोद वादक में ध्यान रखना है, अली अकबर खान, अमजद अली खान और उसके बाद राजीव तारानाथ, ये सरोद वादक है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कुचिपुड़ी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सब क्वेश्चन तो हजारों बार पूछा गया है। तो ये शास्त्रीय नृत्य है। तो भारत में कुल मिलाकर 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 8 जो क्लासिकल नृत्य है, तो देखिए कथक, कथक आपको यूपी या नॉर्थ इंडिया से कह सकते हैं। उसके बाद देखिए कथकली, कथकली जो है आपको केरल से है। उसके बाद मोहिनीअट्टम केरल से, उसके बाद भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से, उड़ीसी उड़ीसा से, सतरिया आपको आसाम से। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश की संपत्ति और आय की असमानता दिखाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपको कर लीजिए वीवीआई। जी हाँ, अपने नोटबुक में इसका पूरा नोट करिएगा। तो देखिए, किसी देश की संपत्ति और आय की असमानता, दैट इज ए शो द इनइक्वलिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम। तो इसको जो है किस कर्व के द्वारा जो है दिखाया जाता है, किस तकनीक का उपयोग करके। तो देखिए, लॉरेंस कर्व इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, लॉरेंस कर्व। अब देखिए, लॉरेंस कर्व को जो है बनाया किसने था, डेवलप किसने किया था? तो मैक्स ओ लॉरेंज, मैक्स ओ लॉरेंज ने बनाया था। कब? तो 1905 में। जी हाँ, इन्होंने जो है 1905 में बनाया और किसी देश की संपत्ति और आय की असमानता दिखाने के लिए जो है लॉरेंज कर्व बनाया। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, लॉरेंज कर्व। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसमें कुछ और भी टर्म यूज होंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसमें गिनी कोफिशिएंट को अभी बताएंगे। अब देखिए, लॉरेंज कर्व, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि कमुलेटिव परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन पुअरेस्ट टू द रिचेस्ट, यानी कि पुअरेस्ट टू द रिचेस्ट की तरफ है, और यहाँ पर कमुलेटिव परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम है। तो इस तरह से ये देखिए, लॉरेंज कर्व आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये है आपको लॉरेंज कर्व, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लॉरेंज कर्व है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो है आपको प्रदर्शित करता है जो इनकम इक्वलिटीज और वेल्थ के बीच में। अब देखिए, इसमें जो है आपको गिनी कोफिशिएंट निकालना है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो गिनी कोफिशिएंट जो है यहाँ पर क्या करता है, तो देखिए, गिनी कोफिशिएंट के बारे में क्या करता है, स्टैटिस्टिकल मेजर है इनकम इनइक्वलिटी और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द पॉपुलेशन, यानी कि किसी पॉपुलेशन के बीच इनकम इनइक्वलिटी कितनी है
और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉपुलेशन के बीच में, तो इसका स्टैटिस्टिकल मेजर है, सांख्यिकीय गणना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो गिनी कोफिशिएंट, अब देखिए 0 से 1 के बीच में गिनी कोफिशिएंट वेरी करता है। 0 रिप्रेजेंट परफेक्ट इक्वलिटी, अगर जो है गिनी कोफिशिएंट 0 आ रहा है तो परफेक्ट इक्वलिटी में है, जबकि 1 रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इन इक्वलिटी। इसको ध्यान रखिएगा, 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। 0 मतलब परफेक्ट इक्वलिटी और 1 मतलब परफेक्ट इन इक्वलिटी, और इसके बीच में वेरी करता है 0 से 1 के बीच में। अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं, तो देखिए एक ग्राफ आपको जरूर ध्यान रख लेना है। तो एक क्या है आपको, तो लॉरेंस कर्व है, और ये आपको जो है आपको इन दोनों, जैसे आपको ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस पे क्या रख लेना है, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन पुअरेस्ट टू द रिचेस्ट, यानी कि पुअरेस्ट को यहाँ और रिचेस्ट को इस तरह से आगे बढ़ाते जाना है, और परसेंटेज ऑफ द नेशनल इनकम इस तरह से आपको करना है, और इसको 45 डिग्री पे एक जो है लाइन खींच देना है। तो इस तरह से 45 डिग्री पे एक लाइन खींच देना है। तो इसके नीचे तो गिनी कोफिशिएंट जो निकालना है, तो यानी कि देखिए गिनी कोफिशिएंट, तो इसके एरिया, जो इसके एरिया है, ये एरिया देखिए ए से इसको डिनोट करते हैं, यानी कि एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन, 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंज कर्व, इन दोनों के बीच जो एरिया है, देखिए इसको ए से, तो इसको ए डिवाइडेड बाई क्या है, इसके पूरा एरिया, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ए प्लस बी, तो यहाँ पर निकल जाएगा गिनी कोफिशिएंट। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। तो इस तरह से यानी कि पॉइंट में आएगा, तो उस तरह से आपको 0 आ गया तो परफेक्ट इक्वलिटी, 1 आ गया तो परफेक्ट इनइक्वलिटी, और इसके बीच में वेरी करता है गिनी कोफिशिएंट। तो इस तरह से स्टैटिस्टिकल मेजर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसमें जो है ऑप्शन में और था लाफर कर्व, तो देखिए लाफर कर्व जो है क्या डिनोट करता है, तो इसको जरूर जो है अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए। पहला तो आपको समझ में आ गया लॉरेंस कर्व, उसके बाद गिनी कोफिशिएंट, अब है लाफर कर्व। अब देखिए लाफर कर्व को अमेरिकन जो, ध्यान रखिएगा, अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन और इकोनॉमिस्ट जो है आपको ध्यान रखिएगा, आर्थर लाफर, ध्यान रखिएगा इन्होंने दिया था, इनका नाम था आर्थर लाफर। कब दिया था, ध्यान रखिएगा 1974 में, जी हाँ 1974 में इन्होंने एक कर्व डेवलप किया था। तो ये क्या है, थ्योरेटिकल मॉडल है, क्या है, थ्योरेटिकल मॉडल दैट इलस्ट्रेट द रिलेशंस बिटवीन द टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट। देखिए इसको थोड़ा सा समझाते हैं सिंपल शब्दों में। तो सबसे पहले एक कर्व देखिए, एक ये आपको जो ग्राफ जो है यहाँ पर आपको लाफर कर्व का देखने को मिल रहा होगा। तो क्या है, जो इन्वर्टेड यू शेप का है, इन्वर्टेड यू शेप का आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसमें क्या इसका मतलब है कि रिलेशनशिप डेवलप करता है टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ द टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ऑप्टिमल टैक्स रेट देखिए होना चाहिए, ऑप्टिमल टैक्स रेट होना चाहिए, यानी कि अगर ज़्यादा टैक्स रेट होगा तो क्या होगा कि जो नागरिक होगा वो टैक्स देने से बचेगा, तो कलेक्शन गवर्नमेंट का कम होगा। और अगर यहाँ पर जो है यानी कि ज़्यादा टैक्स रेट होगा तो यहाँ पर कम जो लोग भरेंगे, और कम टैक्स रेट होगा तो गवर्नमेंट को वैसा ही नुकसान हो जाना है। तो इस तरह से जो है ऑप्टिमल टैक्स रेट की बात यहाँ पर करता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, लाफर कर्व जो है यही है कि ये रिलेशनशिप जो है डेवलप करता है टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ द टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट। तो इस तरह से ये टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच एक ग्राफ जो है प्लॉट करता है, इन्वर्टेड यू शेप का होता है। उसका देखिए एंजल कर्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसको डेवलप किया था जर्मन स्टैटिस्टिशियन अर्नस्ट एंजल। तो फर्स्ट सिस्टमेटिकली स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि किसी हाउस होल्ड का इनकम क्या है और उसके एक्सपेंडिचर क्या है, इसके जो है स्टडी किया सबसे पहले अर्नस्ट जो है, ध्यान रखिएगा ईगल ने, और इस तरह से ईगल कर्व इन्होंने डेवलप किया है। यानी कि ईगल कर्व इज ए ग्राफ दैट शो हाउ द क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विस ए कंज्यूमर बाई चेंजेस देयर इनकम, जैसे जैसे जो है इनकम बढ़ता है तो जो है उनके कंजप्शन जो है गुड का बढ़ते जाता है, वाइल प्राइसेस एंड द प्रेफरेंस रिमेन्स द सेम। तो इस तरह से जो है एंजल कर्व आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से शो करता है एंजल कर्व फॉर ए नॉर्मल गुड है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहना है कि ये स्टडी
जो है करता है रिलेशनशिप बिटवीन द हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सभी जो है कर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा जयसिंह और शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो कौन? राजा जयसिंह और शिवाजी। तो राजा जयसिंह आपको ध्यान रख लेना है कि औरंगजेब के द्वारा बनाया गया सेनापति, यानी कि राजा जयसिंह कौन था? तो औरंगजेब के बनाया हुआ सेनापति। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि मुगल को रिप्रेजेंट कर रहे थे राजा जयसिंह और मराठा को लीड कर रहे थे शिवाजी। जी हाँ, मराठा को लीड कर रहे थे शिवाजी। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बैटल ऑफ पुरंदर हुआ, बैटल ऑफ पुरंदर। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर बी सही होगा, बैटल यानी कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ था इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बताता हूँ कि बैटल ऑफ पुरंदर हुआ था 1665 ईस्वी में। जी हाँ, 1665 ईस्वी में बैटल ऑफ पुरंदर हुआ था राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। तो औरंगजेब ने जैसा कि सेनापति बनाया था राजा जयसिंह को, तो और शिवाजी की इसमें जो है हार हो गई थी, यानी कि शिवाजी ने सरेंडर कर दिया था। तो इस तरह से शिवाजी की हार यहाँ पर हो गई थी। और उसके बाद यानी कि इस जो है लड़ाई के बाद जो 1665 में लड़ाई हुई बैटल ऑफ पुरंदर, इसके बाद जो है 11 जून, ध्यान रखिएगा 11 जून 1665 को ही, 11 जून 1665 को ही पुरंदर की संधि पर साइन हुआ। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई बैटल ऑफ पुरंदर के बाद, यानी कि 1665 ईस्वी में ट्रीटी साइन हुआ 11 जून 1665। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए में जो है आपको अलीनगर की संधि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि अलीनगर की संधि। तो इसको अलीनगर की संधि को कहते हैं ट्रीटी ऑफ कोलकाता भी। ध्यान रखिएगा, ट्रीटी ऑफ कोलकाता इसको भी बोलते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी कि कोलकाता की संधि भी बोलते हैं। और इसको साइन कब किया गया? तो 9 फरवरी, ध्यान रखिएगा 9 फरवरी 1757 को साइन किया गया था। 9 फरवरी 1757 को साइन किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर लीड कर रहे कौन? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, तो इनके बीच में जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आगे 2 संधि और है, तो सालवाई की संधि। तो सालवाई की संधि सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सालवाई की संधि किसके किसके बीच में साइन किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वारेन हेस्टिंग्स और मराठा की तरफ से महाजीत शिंदे। तो महाजीत शिंदे और वारेन हेस्टिंग के बीच में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में सालवाई की संधि हुई थी। तो सालवाई की संधि आखिर हुई क्यों थी? तो क्योंकि फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 1782 के बीच में, यानी कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था। ध्यान रखिएगा 1775 से लेकर 1782 के बीच में। तो इसके बाद ही ट्रीटी ऑफ सालवाई 17 मई 1782 को हुआ था। 17 मई 1782 को ट्रीटी ऑफ सालवाई साइन किया गया था वारेन हेस्टिंग्स और महाजीत शिंदे के बीच में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में। इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो बक्सर की लड़ाई के बाद 16 अगस्त 1765 को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया था मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। जी हाँ, यानी कि जो मुगल अवध ये सब मिला के जो लड़ाई कर रहे थे, तो उसमें हार हुई थी जो कंबाइंड सेना की, और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल शासक शाह आलम के बीच में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ था 16 अगस्त 1765 को। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर था, लेकिन मैंने इतना डिटेल में बताया, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति दैट इज ए चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा को अपर हाउस भी बोला जाता है। जी हाँ, अपर हाउस बोला जाता है, यानी कि उच्च सदन बोला जाता है। तो इसका जो सभापति होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, यानी कि भारत के जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति बन जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें 2-3 अनुच्छेद ध्यान में रख लेना है कि अनुच्छेद अगर 63 की बात करते हैं तो ये भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे उनके जिक्र करता है। और अनुच्छेद 64 क्या बोलता है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे
वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, यानी कि अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति होंगे और अनुच्छेद 64 जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति जो भी बनेंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। और एक है आर्टिकल जो है, ध्यान रखिएगा, 89 अनुच्छेद 89 यानी कि 89 में बात करता है कि राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा, यानी कि राज्यसभा में एक सभापति भी होगा और एक उपसभापति भी होगा। अनुच्छेद 89 जो है ऐसा जिक्र करता है। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि डी उपराष्ट्रपति सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के धनावेशित उप परमाणविक कण को क्या कहते हैं, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि किसी एटम में यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इसके चारों तरफ जो है ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं। तो देखिए पॉजिटिवली चार्ज जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ए प्रोटॉन। अब देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है होता है वो होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और परमाणु संख्या क्या होता है, यानी कि जेड बराबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या। तो ये दो आपको जरूर ध्यान रख लेना है कि एटॉमिक मास जो क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को ऐड कर दीजिएगा, यानी कि जो नाभिक में प्रेजेंट है, और एटॉमिक नंबर जो है आपको क्या होगा, तो जेड बराबर ई बराबर पी। तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ए प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होता है प्रोटॉन, निगेटिवली चार्ज होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। तो इस तरह से उदासीन कण होता है न्यूट्रॉन। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और किस एग्जाम में पूछा गया था, तो DDA AAO 26 सितंबर 2017 को शिफ्ट सेकंड में पेपर हुआ था उसमें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो बस आपका काम जो है क्या है, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।